हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिकल सेल एनीमिया। इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियोस पढ़ी थी एनीमिया की, उसमें हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए थे। 3 टाइप: आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड एप्लास्टिक एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज होती है, या कह सकते हैं आनुवांशिक प्रॉब्लम होती है। इसको सिकल सेल डिजीज भी बोल सकते हैं और सिकल सेल एनीमिया भी बोल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम किस में देखने को मिलती है? तो ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी की जो आरबीसीज होती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देता हूँ। तो एक तरफ तो आप देखेंगे नॉर्मल आरबीसी। तो नॉर्मल आरबीसी का शेप आपको पता है, बाइकोन के और डिस्क शेप होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सिक्कल शेप आरबीसीज होती है। तो सिक्कल शेप आरबीसी जो होती है उसका शेप इस तरह का रहता है, अर्धचंद्राकार शेप की होती है। ठीक है, जो आधा चांद रहता है, इस तरह की शेप की आरबीसीज रहती है। तो अब बात करें नॉर्मल आरबीसी की, तो ये इस तरह की जो आरबीसी होती है नॉर्मल, ये फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, और जो सिक्कल शेप आरबीसी रहती है क्या रहती है? रिजिड रहती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोई सी भी ब्लड वेसल के अंदर से मूव कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कैपिलरी है या टाइनी ब्लड वेसल है, यानी स्मॉल ब्लड वेसल है, तो उसमें से जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो इजीली जो है पास आउट हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट अगर केस में बात करें सिक्कल शेप वाली आरबीसी के, तो क्या होता है कि अगर ये किसी छोटी कैपिलरी या ब्लड वेसल में से गुजरती है, पास होती है, तो ये रिजिडनेस होने की वजह से क्या होती है, ये आरबीसी यहाँ पे आके फंस जाती है, ओक्लूड हो जाती है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे ओक्लूड होगी तो क्या करेगी, ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी या इम्पेयर्ड कर देगी, रोक देगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सिक्कल सेल डिजीज। तो आपको समझ में आ गया, जो सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल डिजीज होती है, उसमें जो आरबीसीज पाई जाती है वो अर्धचंद्राकार शेप की होती है। इस वजह से ये रिजिड रहती है, और रिजिडनेस की वजह से ये किसी भी कैपिलरी में जब जाती है या स्मॉल ब्लड वेसल में जाती है तो ये वहाँ पे फंस जाती है, अटक जाती है और ब्लड फ्लो को इम्पेयर कर देती है, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिक्कल सेल डिजीज। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल आरबीसीज होती है उनका लाइफ स्पान कितना होता है? 80 से 120 दिन का। और जो सिक्कल सेल आरबीसीज होती है इनका लाइफ स्पैन होता है 10 से 20 दिन का। तो क्या कंडीशन होती है कि जो सिक्कल शेप आरबीसीज होती है इनका डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है, जल्दी जल्दी ये बॉडी में डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, जिस वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप होती है? सिक्कल सेल एनीमिया। समझ गए? सिक्कल सेल डिजीज पूछे तो क्या बोलना है कि जो आरबीसीज होती है उनका शेप कैसा रहता है? अर्धचंद्राकार, जिस वजह से ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को ओक्लूड कर देती है, ब्लड फ्लो को रोक देती है, वो तो है सिक्कल सेल डिजीज। सिक्कल सेल एनीमिया क्या बोलते हैं कि इस तरह की जो आरबीसीज होती है इनका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता है और बहुत एक्सेसिवली होता है, जिस वजह से ऐसे पर्सन्स में सिक्कल सेल एनीमिया की कंडीशन एराइज हो जाती है। ओके, तो ये तो बात हो गई इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की। अब आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से पॉज करके इसको लिख लेना। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन सिक्कल सेल एनीमिया कोजेस की। तो सिक्कल सेल एनीमिया एक तरह की इनहेरिटेड डिजीज होती है जिसमें सारा खेल जीन्स का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं, एक तो ट्रांसफ़र होता है फादर से और एक ट्रांसफ़र होता है मदर से। तो अगर ये दोनों जीन्स क्या है, सिक्कल जीन्स हैं, तो ही बच्चे को सिक्कल सेल एनीमिया होगा। कहने का मतलब आपको समझ में आया? सिक्कल सेल एनीमिया में ये कंडीशन होती है कि जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फादर से और मदर से, ये दोनों जीन्स अगर सिक्कल जीन्स हैं तो ही बच्चे को सिक्कल सेल एनीमिया होगा। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और टॉपिक आता है सिक्कल सेल ट्रेट का। सिक्कल सेल ट्रेट की कंडीशन क्या होती है कि एक फादर से और मदर से जो जीन ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर उनमें से सिर्फ एक सिंगल जीन ही जो है सिक्कल जीन है,
तो उस पर्सन को क्या कंडीशन रहेगी, सिकल सेल ट्रेट की कंडीशन रहेगी। सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों जीन्स का सिकल जीन होना जरूरी है, तभी उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा। बट अगर एक सिंगल जीन ही सिकल जीन है तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिकल सेल ट्रेट। अब जो सिकल सेल ट्रेट वाला पर्सन होता है, इनमें किसी भी तरह के सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, बट ये इस जीन को कैरी करते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर जो आने वाली जनरेशन है उनमें सिकल सेल एनीमिया होने के चांस होते हैं। ओके, तो अब आपको इसको मैं और अच्छे से डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि सिकल सेल ट्रेट क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फादर है और एक मदर है, ये दोनों सिकल सेल ट्रेट वाले पर्सन है। कहने का मतलब ये है कि फादर में भी एक सिकल जीन है और मदर में भी एक सिकल जीन है। तो अब इनकी जो जनरेशन्स आएगी उनमें कैसे ट्रांसफ़र करेंगे जीन्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं या पहला बेबी देख रहे हैं, इसमें एक जीन ट्रांसफ़र हुआ और ये एक जीन ट्रांसफ़र हुआ। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र हुए हैं। दूसरा बेबी की बात करें तो इसमें एक नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है और एक सिकल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये वाला पर्चा भी क्या होगा, सिकल सेल ट्रेट वाला रहेगा, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल जीन है और एक सिकल जीन है। थर्ड जो बेबी होगा इसमें क्या होगा, इस तरफ से सिकल जीन ट्रांसफ़र होगा और इधर से नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र होगा। तो ये बच्चा भी क्या है, सिकल सेल ट्रेट वाला है। मीन्स इसमें भी एक तो नॉर्मल जीन है और एक सिकल जीन प्रेजेंट है। अब जो फोर्थ बेबी होगा इसके अंदर एक तो सिकल जीन इधर से ट्रांसफ़र होगा और इधर से भी सिकल जीन ट्रांसफ़र होगा। तो ये वाला जो बच्चा होगा ये क्या होगा, ये सिकल सेल एनीमिया वाला बच्चा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो जीन्स है ये दोनों जीन्स ही क्या है, सिकल जीन्स हैं। तो इस तरह से जो सिकल सेल ट्रेट वाले पर्सन होते हैं वो अपनी आने वाली जनरेशन में सिकल सेल एनीमिया के जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे आप जो देखेंगे ये जो दो बच्चे हुए सिकल सेल ट्रेट वाले, ये भी क्या करेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसे ही जो है एनीमिया या जीन्स ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो अगर किसी पर्सन में जो जीन आए हैं उसमें से अगर जो सिंगल जीन है वही सिकल जीन है और दूसरा नॉर्मल जीन है, तो उस पर्सन को तो सिकल सेल ट्रेट की कंडीशन रहेगी और उसमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। बट अगर किसी पर्सन में दोनों जीन्स अगर सिकल जीन्स हैं तो ऐसी पर्सन में क्या कंडीशन होती है कि उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ रहे हैं आप, जो सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो सिकल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जो इस तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं वो क्या करते हैं, जो आरबीसीज होती है उनके अंदर ये चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये अंदर इसके चिपक जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि आरबीसी की इलास्टिसिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है, जिस वजह से आरबीसीज अपने शेप को चेंज नहीं कर पाती है। और अगर आरबीसीज अपना शेप चेंज नहीं कर पाती है तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, अर्धचंद्राकार शेप की हो जाती है। ठीक है, अब ये जो आरबीसीज इस तरह शेप की हो गई है, ये किसी भी छोटी कैपिलरी में या ब्लड वेसल में जाके ओक्लूड हो जाती है और ओक्लूड होने के बाद वहाँ का जो भी ब्लड फ्लो है उसको इम्पेयर्ड कर देती है, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल एनीमिया कब बोलेंगे, इस तरह की जो आरबीसीज बन रही है अर्धचंद्राकार आरबीसीज, इनका जब डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा जल्दी जल्दी, तो उस वजह से क्या होगा, बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाएगी और एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसके सिम्टम्स की, तो यहाँ पे पर्सन में पेन की कंडीशन रहेगी, लाइक जो चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल पेन है और बोन पेन है। ये क्यों होगा, क्योंकि जो सिकल शेप आरबीसीज है ये क्या करेगी, किसी भी ब्लड वेसल में जाएगी तो वहाँ पे ओक्लूड होने की वजह से ब्लड फ्लो को रोक देगी, उस वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। ठीक है, हाइपोक्सिया या इस्चीमिया की कंडीशन होगी, जिस वजह से पेन एराइज होगा।
नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्रीथलेसनेस की कंडीशन रहेगी, पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फेटिगनेस रहेगी, थकान रहेगी। जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। जॉन्डिस क्यों होगा? क्योंकि इस तरह की जो भी आरबीसीज बन रही है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर इनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन, जो भी सिक्कल सेल एनीमिया वाले बच्चे रहते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है, मीन्स बहुत कम ग्रोथ होती है या ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट सिम्टम यहाँ रहेगा इंक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बॉडी में जो सिक्कल सेल जो है, जो सिक्कल आरबीसीज है, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अगर बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी क्या करेगी? हार्ट रेट को बढ़ा देगी, जिस वजह से क्या होगा कि हार्ट ज़्यादा काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिल सकता है पुअर आई साइट या ब्लाइंडनेस। ये क्यों देखने को मिलेगा? कि जो ब्लड वेसल्स होती है आइस के अंदर बहुत टाइनी होती है, बहुत छोटी होती है। तो इस तरह की जो भी आरबीसीज होती है वो इन ब्लड वेसल्स में आके ओक्लूड हो जाती है और ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से पर्सन को दिखने में प्रॉब्लम रहती है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन हो सकती है स्ट्रोक की। स्ट्रोक की कंडीशन कैसे होगी? कि इस तरह की जो आरबीसीज है ये क्या करेगी? ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देगी। अब अगर ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई ना मिले या हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो पेशेंट में स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल सकता है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी जो सिक्कल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होता है इसको प्यास ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक और सिम्टम हो सकता है स्किन अल्सर वाला। अब जो सिक्कल सेल एनीमिया और जो स्किन अल्सर है इनका जो लिंक है, इनके बीच में क्या लिंक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर मान लो किसी पार्टिकुलर पार्ट में सिक्कल शेप वाली आरबीसीज ने ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पार्टिकुलर पार्ट में इन्फेक्शन होने के चांस होंगे। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे अल्सर भी फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे पर्सन का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक डायग्नोसिस आता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जो टेस्ट से क्या करते हैं, इससे जो सिक्कल हीमोग्लोबिन रहते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है और इनकी प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस कर सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या देखेंगे कि जो आरबीसी का काउंट होगा वो तो कम मिलेगा क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा जो डब्ल्यूबीसीज है इनका लेवल बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट वन हीमोग्लोबिन अगर काउंट देखेंगे तो वो भी कम मिलेगा। नेक्स्ट वन जो रेटिकुलोसाइट जो है, रेटिकुलोसाइट्स वो सेल्स होती है जो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, कह सकते हैं कि इमैच्योर आरबीसीज होती है। तो इनका काउंट क्या होगा? बॉडी में इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बॉडी में जो आरबीसी है उनका लेवल कम हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी? इन रेटिकुलोसाइट्स के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट वन बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे जो सिक्कल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है उसका गोल यही रहता है कि जो सिम्टम अपीयर हो रहे हैं उनको रेड्यूस करना, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन एराइज हो रही है उनको भी कम करना। तो सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट देते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्यों देते हैं? क्योंकि जो सिक्कल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होता है इसमें सिक्कल क्राइसिस की कंडीशन रहती है और बार बार जो है इसके एपिसोड्स आते रहते हैं। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनमें जब सिक्कल क्राइसिस के एपिसोड्स आते हैं तो पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, तो उसके लिए पर्सन को एनाल्जेसिक्स दी जाती है। इसमें एक ड्रग आती है हाइड्रोक्सी यूरिया। ये ड्रग क्या काम करती है? ये पेन को कम करने का काम करती है, दूसरा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को भी कम करती है। ओके, नेक्स्ट इसमें ड्रग दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है प्रोफाइलैक्टिकली दे सकते हैं, मींस इन्फेक्शन होने के पहले ही दे सकते हैं। जो सिक्कल सेल एनीमिया वाले पेशेंट रहते हैं इनमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रोफाइलैक्टिकली इनमें जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है। मोस्टली जो पेनिसिलिन है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन इसमें और ट्रीटमेंट दे सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो सिक्कल सेल एनीमिया वाला पेशेंट होता है इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और बार बार ट्रांसफ्यूज ब्लड करना
पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो आरबीसीज बन रही है वो कैसी बन रही है, अर्धचंद्राकार शेप की या सिक्कल शेप की बन रही है। तो ऐसे पर्सन्स में जो है नॉर्मल आरबीसीज जो है ट्रांसफ्यूज करनी पड़ती है ताकि पेशेंट की बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन मिलती रहे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को दे सकते हैं टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पर्सन को आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं या ओरली भी जो है फ्लूइड्स दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉमन ट्रीटमेंट की जो सिक्कल सेल एनीमिया में किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर मान लो किसी पर्सन को किडनी डिजीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में डायलिसिस करना ज़रूरी है और किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आई प्रॉब्लम एराइज हो रही है, पर्सन को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ सर्जरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर किसी पर्सन में अल्सर डेवलप हो गए हैं तो वहाँ पे अल्सर की जो वुंड हो रहे हैं उनकी केयर करना जरूरी है और उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और ट्रीटमेंट आता है बोन मेरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये जो प्रोसीजर्स है ये भी क्यूरेबल साबित हो सकते हैं सिक्कल सेल एनीमिया के लिए, बट ये कॉमनली नहीं किया जाता है क्योंकि ये हर पेशेंट में इफ़ेक्टिव नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई सिक्कल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।